हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10 का साइंस एक्सरसाइज 1 बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से समझिए। पहला टॉपिक है ऐसे तो पहले मैं चैप्टर को बता देती हूँ अच्छे से कि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, अच्छे से सुनना है। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके जब न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। मैं फिर से दोहरा रही हूं, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अब जो ये न्यू सब्सटेंस बना है ना, जो न्यू सब्सटेंस बना है उसे हम वापस पहले कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, फिजिकली हम उसे पहले कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। और क्या होगा, जो न्यू सब्सटेंस बना है ना, जो न्यू सब्सटेंस बना है उसके स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, उसके कलर्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो मूल जो सब्सटेंस था, मतलब जो पहले का सब्सटेंस था, उससे बिल्कुल भी अलग होगा। मैंने जो बातें कही हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, वाटर बन गया। ठीक है, तो इसी को मैं कह रही थी कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हुआ है। ये न्यू सब्सटेंस यहाँ पे H2O है। ठीक है, ये न्यू सब्सटेंस H2 है। फिर मैंने दूसरी लाइन बताई कि जो न्यू सब्सटेंस बना है, ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस बना है उसे हम फिजिकली पहले के कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। ये जो न्यू सब्सटेंस बना है H2O, उसे हम फिजिकली न्यू प्रीवियस वाले सब्सटेंस में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, क्या आप ही बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे वाटर बना है, तो क्या आप पानी से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो ऐसे ही हाथ से या किसी फिजिकली द्वारा? ऑक्सीजन को भी उससे बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो मैंने वही लाइन दोहराया कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे हम फिजिकली पहले के कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और थर्ड बात मैंने इसमें यह बताया है कि जो न्यू सब्सटेंस बना है इसका प्रॉपर्टी प्रीवियस जो कंडीशन में वो एलिमेंट था उससे उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी अलग होती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये एक गैस है ना। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस होता है। तो ये गैसियस कंडीशन में था और आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या, ये वाटर यानी कि लिक्विड के कंडीशन में आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी जो है, न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल भी अलग है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शंस। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। मैं इसका डेफिनेशन भी आपको लिखवा दूंगी अच्छे से। तो चलिए पहले लिख ही लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं बता रही हूं, जो बातें मैंने अभी बताई है आपको वो सारी चीज मैं लिखकर यहां पे बता रही हूं। when two or more than two substances are react to each other chemically and form a new substance
इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे देन इट इज कॉल्ड लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देन इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कहा कि जो न्यू सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज सेकेंड प्रीवियस वाले से फुल्ली अलग होती है। यहां से पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। न्यू सब्सटेंस सॉरी यहाँ पे पहले मैं सेकेंड वाला, सेकेंड बात मैंने आपको ये बताया कि जो न्यू सब्सटेंस है उसे हम पहले की तरह वापस बदल नहीं सकते फिजिकली, है ना, तो वही लिखेंगे न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी converted into previous substance। ठीक है, इसके बाद थर्ड बात मैंने आपको ये बताया था कि न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो प्रीवियस वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर मिटा देती हूं। तो लिखेंगे द properties of new substance is different from previous substance। समझ में आया? द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशन था केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कैसे कि कहीं भी या फिर किसी भी चीज में केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता करेंगे, है ना, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसके लिए भी हम लोगों को कुछ शर्तें पता होनी चाहिए। तो चार बातें हैं जिससे पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो पहला ये है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे स्टेट का चेंज हो गया ना। इसकी क्या अवस्था थी कि ये लोग पहले गैस थे और गैस के बाद यहाँ पे लिक्विड स्थिति में आ गए, है ना। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेट का चेंजेस हुआ है। सेकंड क्या हो सकता है, कलर का चेंजेस, है ना। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंजेस देखा जा सकता है। ठीक है,
और फोर्थ क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आता है अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसमें ये सब चेंजेस देखने के लिए मिलता है। पहला क्या है कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, मतलब गैस भी कभी कभी बाहर आता है केमिकल चेंजेस में। तो इतनी सारी चीजें देखने के लिए मिलती है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ, है ना। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, अब हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला या फिर सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक बार मैं फिर से एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था ना, तो ये हाइड्रोजन को मैंने H2 लिखा है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, सिंबल के थ्रू लिख रहे हैं या फिर फॉर्मूलाज के थ्रू ना, क्योंकि ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला ही तो है। H2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल फॉर्मूला ही तो होता है। तो H2 प्लस O2 से हम लोगों ने बनाया था H2O। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है कि जब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन। चलिए इसके डेफिनेशन में हम लोग यही लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन is expressed in formulas and symbol, when a chemical reaction is expressed in formulas and symbols, then this expression is known as chemical equation। ठीक है, समझ में आया। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स, है ना, ये फॉर्मूलाज और सिंबल्स ही तो है, सिंबल्स, देन दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट टॉपिक ही था 1.1 केमिकल इक्वेशंस बताना था। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसी को हम लोग पहले समझेंगे। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे सिंगल लिखते हैं ऑक्सीजन को, तो हमेशा सिंगल में वो क्या रहता है, O2 ही रहता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, Mg प्लस O2, अब क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। ये हो गया केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल। अब है 1.11 में कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, उसी चीज को मैंने देखिए यहाँ पे बताया है कि Mg प्लस O2 कैसे लिखते हैं, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखना है केमिकल इक्वेशंस को, तो इस टाइप से लिखा जाता है, लिख दिए। अब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस्ड का बात हो रहा है ना, बैलेंस्ड क्यों किया जाता है, बैलेंस्ड ही क्यों होना चाहिए, क्या ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे रिएक्टेंट में, है ना, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट का मतलब हुआ कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया या फिर क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। मीन्स ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या होगा, ये पूरा रिएक्टेंट हो गया, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और जब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट जो बनता है ना, जो सब्सटेंस बनता है, उसे क्या कहेंगे,
प्रोडक्ट, उसे कहेंगे प्रोडक्ट। ये हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस्ड करने का बात हो रहा है। बैलेंस्ड करने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में एलिमेंट जो है उसके एटम्स के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे देखिए, है ना, इस एरो के लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है। फिर इस साइड मतलब मैग्नीशियम तो दोनों साइड बराबर है। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 है, एरो के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो राइट साइड में भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो 2 करेंगे, तो उसे कहते हैं हिट्स एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, मतलब हम खुद ट्राई करके देखेंगे कि आ रहा है। तो देखिए ऐसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए हम लोगों को हमेशा आगे की और नंबर देना जरूरी है, पीछे कभी नहीं देते। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ओ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तरीका नहीं है। तो कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए आगे लिखने का बात कहा है मैंने। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने देखा 2 है, और यहाँ पे देख रही हूँ मैं एक ही है, तो यहाँ पे अगर मैं आगे लगा दूं ना 2, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2। ठीक है, अब तो सही है, आगे ही हम लोगों को लगाने का अधिकार है, पीछे कभी नहीं लगाया जाता। तो ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, चलो दोनों साइड हो गया बराबर ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम की बारी, मैग्नीशियम भी हो गया 2, 2 आगे लगाया मतलब दोनों 2 हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, और इधर लेफ्ट साइड में देखें तो मैग्नीशियम तो एक ही है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 देना चाहिए। अब हो गया बराबर। अब देखिए जरा, मैग्नीशियम हो गया 2, मैग्नीशियम हो गया 2, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है 2। अब हम इसे कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब यही था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इन केमिकल रिएक्शन मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यही थ्योरम की वजह से हम लोगों को यहाँ पे ये बैलेंस्ड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बात आ गया, तो मैं इसे भी डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ये भी आता है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट, द एलिमेंट which is participate in chemical reaction is known as reactant। ठीक है, द एलिमेंट विच इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट। द element or substance which is formed in chemical reaction is known as product। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? द एलिमेंट विच इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज प्रोडक्ट, है ना। मतलब एलिमेंट वो होगा जो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन में मिलेगा नया, है ना। हो गया, रिएक्टेंट भी कंप्लीट हो गया।
और प्रोडक्ट भी। अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में ना मैंने ये बता दिया है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए वो समझेंगे पहले। तो चलिए समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसे डिफाइन करके लिखवा देती हूँ आप लोगों को जो मैंने कहा अभी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द टोटल नंबर of atoms present in reactant element is has to be equal to the total number of atoms present in product element। ठीक है, क्या समझ में आया? एक बार एग्जाम्पल से मैं इसे और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिया हुआ है, दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, तो दोनों को चलो बनाते हैं। जिंक प्लस H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। मैंने लिखा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एलिमेंट। तो रिएक्टेंट एलिमेंट इतना ही है। ठीक है, रिएक्टेंट एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इधर भी वही सब है। ठीक है, लेकिन नंबर से इक्वल होने चाहिए। देखिए, हैज टू बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट एलिमेंट। मतलब इसके सारे एटम इस यहाँ के सारे भी एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं, यहाँ के सारे एलिमेंट के एटम्स के नंबर के इक्वल हो। तो देखिए जिंक को पहले देखते हैं। जिंक एक है, लेफ्ट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में जिंक एक है, राइट साइड में भी एक है, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन दो है, ये भी बैलेंस्ड है, बराबर है। सल्फर एक है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, सब बैलेंस्ड है ना। इधर भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, इधर भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब ये बैलेंस्ड है। ये क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल यहाँ पे है Fe। ठीक है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो देखिए इसमें भी देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हम लोग इसे बैलेंस्ड करेंगे। Fe है ना, आयरन एक है, यहाँ पे आयरन 3 है, Fe3 है, तो हो गया गड़बड़, बैलेंस्ड तो नहीं है, पहले ही पता चल गया। तो चलिए हम लोग बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस करना है आयरन को, है ना, Fe को। इसके अलावा देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 2 है, ये तो सही है। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, फिर तो गड़बड़ है। ऑक्सीजन मैच नहीं कर रहा है, आयरन भी मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आयरन 3 है। ठीक है, अगर आयरन 3 है तो मैं यहाँ पे अगर 3 लिख दूं तो बराबर हो गया, आयरन 3, चलो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ऐसा करने से यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है 4 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार 4 यहाँ पे हम देकर देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 दे दें तो हाइड्रोजन 8 हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन 8 हो गया,
तो हाइड्रोजन की ओर जब चलेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अगर हम 4 लगा देना तो ये मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा, 4 2 जा 8। अगर ये नहीं होता तो 4 ही हाइड्रोजन रहता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया 8। अब एक बार फिर से मैच करते हैं, आयरन 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, एकदम बैलेंस्ड हो गया ना। तो ऐसे ही बैलेंस्ड करना होता है। अब ये क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ये टॉपिक भी खत्म हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने आपका लगभग एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी हैं इसके आगे, तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो देखिए अब आ रहा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड नहीं करते हैं तो उस इक्वेशन को कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना किया गया हो तो उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए इसे भी हम डिफाइन कर देते हैं। Unbalanced chemical equation is known as skeletal chemical equation. केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप लोगों को करवा दूंगी और समझा भी दूंगी।